तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ट्रिक्स वर्ल्ड। ये वीडियो जो है 100 डे लूसेंट चैलेंज का फोर्थ वीडियो है, फोर्थ लेक्चर है, याद रखेंगे। फोर्थ लेक्चर है तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं इंडियन वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड बातें। इससे पहले हमने इतिहास जानने के स्रोत को पढ़ लिया था और जिसमें जितना भी इतिहास जानने के स्रोत थे वो सारे को कवर कर चुके हैं। फोर्थ है तो इसको हम देरी ना करते हुए इंडियन वैली सिविलाइजेशन को आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन ये क्लास होने वाली है तो क्लास को अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए, पर डे देखिए, क्योंकि ये जो लूसेंट का है तो लूसेंट आपको एक अधिकारी बना देगा, याद रखेंगे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, इस बात को छोड़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़ना है तो याद रखेंगे कि इसकी सबसे पहले तिथि पढ़ेंगे, है ना, कि सर्वमान्य तिथि कौन सा है। तो जब वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग करते हैं C14 तो पता चलता है कि उसे 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व को माना गया है। 2350 से 1750 ईसा पूर्व को इसकी तिथि मानी गई है। खोजकर्ता कौन है तो याद रखेंगे कि राय बहादुर दयाराम साहनी थे, राय बहादुर दयाराम साहनी। और सभ्यता का वर्ग याद रखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल इसको कहते हैं, मतलब कि प्रोटो हिस्टोरिक एरा, या फिर इसको कांस्य युग कहते हैं, यानी कि ब्रॉन्ज एज कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक एरा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें लिखित तो साक्ष्य मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। अब ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य युग क्यों कहते हैं तो याद रखेंगे कि यहाँ पे तांबा का यूज होता था, सॉरी कांसा का यूज होता था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस खुदाई हुई थी तो सिंधु नदी के किनारे इसका मिला था। अधिकतर नगर जो मिला था, शहर, वो सिंधु नगर नदी के किनारे मिली है, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं। अब मुख्य निवासी, तो इसके जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय हुआ करते थे। कौन सा? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। स्वरूप कैसा था देखिएगा। सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी थी? तो नगरीय सभ्यता थी, याद रखेंगे। पहली नगरीय सभ्यता कब थी तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं तो याद रखेंगे गुजरात में खोजे गए हैं। इस बात को थोड़ा याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न पूछने का संभावना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक स्थल कहाँ पे खोजे गए हैं तो गुजरात में खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। अब समझते हैं इसका विस्तार, कहाँ से कहाँ तक था ये, इसकी विस्तार। तो इसके लिए समझेंगे कि उत्तर में मांदा तक फैला हुआ था। मांदा जो है आज के जम्मू कश्मीर तक है, और दक्षिण में दायमाबाद। तो उत्तर में मांदा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तक फैला हुआ था। दायमाबाद जो है आज के महाराष्ट्र आप कह सकते हो, है ना, अहमदनगर महाराष्ट्र तक है। और पश्चिम में सूतकांगे डोर से यानी कि बलूचिस्तान से लेके पूर्व में आलमगीरपुर यानी कि मेरठ। और मेरठ कहाँ है तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में है। आपको याद नहीं रहेगा तो ऐसे याद रख सकते हो, आसूमादा, आसूमादा, ऐसे आसूमादा कैसे, देखिए आलमगीरपुर से सूतकांगे डोर, है ना, आलमगीरपुर से सूतकांगे डोर, और बांदा से दायमाबाद, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि प्रमुख बड़े नगर कौन कौन से थे। बंदरगाह, तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर, हड़प्पा, है ना, फिर आता है धौलावीरा, राखीगढ़ी, और गपारविला भी आता है। धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, और कुछ 2 गो बंदरगाह भी आते हैं। इसमें लोथल आता है, सुतकोटदा आता है। ये 2 जगह का नाम याद रखेंगे, लोथल और सुटकोतदा। तो ये दोनों क्या था, बंदरगाह थी सिंधु घाटी सभ्यता की। लोथल कहाँ पड़ता है, आज के गुजरात में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं स्थल और उससे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो कालीबंगा से क्या मिला है, याद रखेंगे जूते हुए खेत मिले हैं, नक्काशीदार ईंट, अग्निकुंड और घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे अन्नागार मिला है, यानी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी तो अन्नागार थी, ये पूछा गया है। और बृहद स्नानागार मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्तकी की कांस्य की युक्ति कहाँ से मिली है, मूर्ति कहाँ से मिली है, याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से मिली है। अब समझते हैं लोथल से क्या किया, तो यहाँ से अग्निकुंड, मनके बनाने के कारखाने मिले हैं,
चावल के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं और घोड़े के अस्थिपंजर मिलते हैं यहाँ से भी। चनहूदों से क्या मिलता है, याद रखेंगे, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिलता है, तो चनहूदों से मिलता है। और सुटकोटदा से कहाँ मिलता है, तो घोड़े के अस्थिपंजर सुटकोटदा से मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से तो याद रखेंगे कि चावल के दाने मिले हैं, यानी कि इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग धान की खेती किया करते थे। ठीक है, रंगपुर से। अब और समझते हैं ज़रा सा, जो मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार मिली है उसकी लंबाई कितनी थी, तो याद रखेंगे कि 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर और गहराई कितनी थी, 2.43 मीटर, है ना। माना जाता है स्नानागार था तो कोई ओकेज़न के लिए, कोई फेस्टिवल मनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता होगा। यहाँ पे पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है और उसके चारों तरफ बहुत सारे पशुओं का चित्र मिला है, जिसमें कौन कौन सा पशु है, हाथी मिलेगा, गेंडा है, चीता है, भैंस है, ये सब मिलता है वहाँ। ठीक है, और समझते हैं यहाँ पे एक बात, पशुपतिनाथ को जोड़ के देखा जाता है भगवान शिव से, है ना, क्योंकि वो भी पशुपतिनाथ हैं। तो शिव की मूर्ति कहाँ से मिलती है, याद रख लेंगे। और उनके पास कौन कौन से जानवर का चित्रांकन था, तो याद रखेंगे हाथी, घोड़ा, गेंडा, घोड़ा नहीं, हाथी, गेंडा, चीता, भैंस, ये सब। अब समझेंगे कि तांबा, यहाँ से सीखने वाले ये हैं कि विदेशी व्यापार में आयातित वस्तु, मतलब कि कौन सा वस्तु कहाँ से मंगाते थे वो, तो तांबा जो मंगाते थे, याद रखेंगे, वो बलूचिस्तान से मंगाते थे, खेतड़ी से, बलूचिस्तान से और ओमान से मंगाते थे। चांदी कहाँ से, तो याद रखेंगे अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। सोना जो कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। टीन जो रहता था वो अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। गोमेद सौराष्ट्र से मंगाते थे। और लाजवर्द का जो पत्थर होता था वो अफ़गानिस्तान के बदख्शा की पहाड़ियों से मंगाया जाता था। और सीसा ईरान से मंगाया जाता था। ये याद रख लेंगे क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है, एग्ज़ाम में, और नंबर पक्के हो जाएंगे इससे। अब इसके ज़रा लिपि के बारे में समझते हैं कि लिपि कैसा था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के मुख्य तथ्य थोड़ा समझते हैं। देखिए लिपि कैसी थी, तो यहाँ लिपि जो थी ना वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और कैसी लिपि तो याद रखेंगे वस्त्रोफेदन थी। कैसी थी, वस्त्रोफेदन। यहाँ पे लिखा तो नहीं गया है पर बोल दे रहे हैं, कहीं पे आप लिख सकते हो। वस्त्रोफेदन कैसे लिखी जाती थी, दाएँ से बाएँ लिखी जाती थी, ये बात है। एक से अधिक पंक्तियों वाले लिपि में पहली पंक्ति दाएं से बाएं और फिर दूसरी बाएं से दाएं, मतलब पहले ऐसे लिखा जाता था, उल्टा ऐसे, पहले इधर गया और दूसरी पंक्ति लिखना है तो ऐसे लिखा जाता था, ऐसे, है ना, ऐसे, इसको कहते हैं। और इस लिपि को कहते हैं वस्त्रोफेदन लिपि। और नगर एवं गृह निर्माण कैसा था, तो याद रखेंगे कि नगरों का तथा घरों का विन्यास ग्रिड पद्धति पर किया जाता था। ग्रिड सिस्टम पे देख सकते हो ऐसे, मतलब कि एक दूसरे को रोड जो है 90 डिग्री पे काटता था, उसको कहते हैं ग्रिड पद्धति। और घरों के दरवाजे, एक बात यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि घरों के दरवाजे सामने की ओर रोड के तरफ ना खुल के पीछे की तरफ खुलता था, है ना, पीछे गली की ओर खुलते थे। लेकिन एक अपवाद है इसमें, कि लोथल एक ऐसा नगर था जहाँ दरवाज़ा मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, लेकिन बाकी जो सारे नगर थे मुख्य सड़क की ओर ना खुल के पीछे में गली की ओर खुलते थे। तो यहाँ पर देख सकते हो सामान्य घर का चित्र है जो कि मुख्य सड़क की ओर नहीं खुला हुआ है। कहाँ खुला हुआ है, तो पीछे के दरवाजे। और लोथल एक ऐसा सिर्फ नगर था जहाँ का दरवाज़ा मुख्य सड़क की ओर खुलता था, ये बात है। अब समझते हैं थोड़ा सा, कुछ और थोड़ा फैक्ट समझ लेते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता की उन्नत नगरीय योजना, सुव्यवस्थित मकान, जल निकासी व्यवस्था तथा कला कौशल इस सभ्यता के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की उच्चता को दर्शाते हैं। मतलब कि उस समय का इतना भव्य उस ईंट का घर बनता था, है ना, नगर नियोजन अच्छी थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छी थी, तो इससे पता चलता है कि वो लोग काफ़ी उन्नत हुआ करते थे, है ना, ये बात है। अब यहाँ पे समझने वाले हैं कि कौन कौन से फसलें वहाँ पे उगाई जाती थी और प्रयोग में लाई जाती थी। तो मुख्य फसलें बता दिया गया था पहले भी, फिर से बता रहे हैं कि गेहूँ और जौ हुआ करती थी, ठीक है। मिठास के लिए वो सब शहद का प्रयोग किया करते थे, शहद का, ठीक है। और तौल माप की इकाई जो थी ना वो 16 के अनुपात में काम करता था, 16 के अनुपात में। मतलब कि कैसे, तो 16 से या तो 32 होगा,
64 होगा, है ना, ऐसे होगा, लेकिन इसको मापतौल में यूज़ किया करते थे। यातायात के लिए 2 पहियों वाली बैलगाड़ी, 4 पहियों वाली गाड़ी का उपयोग किया जाता था, बैलगाड़ी का, है ना। और मोहर तो याद रखेंगे कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु अंकन मिलता है, एक सींग वाला पशु का अंकन मिलता सबसे ज़्यादा, ये बात है हड़प्पा की मोहरों में। और याद रखेंगे कि जो मोहरें होती थी वो सेल खड़ी की बनी होती थी। कौन सी, किस चीज़ की? सेल खड़ी की बनी होती थी, इसको याद रख लेंगे। चलिए अब समझते हैं कुछ और फैक्ट सामाजिक जीवन सांस्कृतिक जीवन के अन्य प्रमुख तथ्य में ही। तो मेहुला शब्द का प्रयोग किया गया है, तो याद रखेंगे किसने किया? तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया से ही है। मतलब मेसोपोटामिया वाला सिंधु घाटी सभ्यता को मेहुला कह के बुलाते थे, ठीक है। और शासन व्यवस्था तो ये देखिए, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शहर शासन वर्णिक वर्ण मानी व्यापारिक वर्ग के हाथों में था, क्योंकि व्यापार बहुत उन्नत था यहाँ का। और देखिएगा जुड़वा राजधानी की भी एक बात आती है। तो पिग्गट जो थे ना, पिग्गट महोदय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहते हैं, है ना। कौन कहते हैं? तो पिग्गट कहते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहते हैं। पूजा में विश्वास करते थे, देखिएगा धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे और शिव के पूजा का साक्ष्य मिला है, ठीक है। और समझते हैं मातृ देवी की उपासना करते थे, ये सब मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी यहाँ पे। पशुओं में कुबड़ वाला सांड था, सबसे पूजनीय जीव माना जाता था जानवर। पशुओं में कुबड़ वाला सांड विशेष पूजनीय था। कुबड़ वाला जो सांड है उनको भगवान शिव से जोड़ के देखा जाता है ना। याद रखेंगे कि सबसे पहला बार स्वास्तिक चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता में ही बनाया गया था, इसी का देन है। जो स्वास्तिक आप घर में बनाते हो, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इसे सूर्य उपासना का अनुमान लगता है ना, कि सूर्य देव का भी पूजा करते थे। मंदिर निर्माण यहाँ पे नहीं मिलता है, याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है, अवशेष नहीं मिले हैं। अब सामाजिक स्वरूप कैसा था? तो यहाँ पे देखिएगा स्त्री मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्तियों की अधिकता के कारण मात्र सत्तात्मक माना जाता है यहाँ के समाज को, क्योंकि यहाँ पे जो मूर्ति मिली है उसमें स्त्री की मूर्ति बहुत ज़्यादा मिली है, तो उससे पता चलता है कि मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा, ये बात है। अब यहाँ पे समझते हैं कि वो क्या पहनते थे, ठीक है। आज सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा ख़त्म करने वाले हैं इस यूनिट में, तो बने रहे वीडियो के साथ अंत तक देखिएगा। तो इस रहन सहन, व्यापार और अन्य मुख्य तथ्य को इसमें जानने वाले हैं। तो वस्त्र में सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग किया करते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को लड़वाना, चौपड़ और पासा खेलना, ये काम किया करते थे। याद रखेंगे सबसे पहला बार चेस जो है यहीं पर खेला गया था, सिंधु घाटी सभ्यता उसी काल में खेला गया था। मृदभांड में याद रखें कि काले रंग के से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन में यहाँ पे दिखाई पड़ते थे। लाल मिट्टी के बर्तन पे काले रंग का चित्रकारी किया हुआ मृदभांड मिलते थे। हथियार में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, याद रखेंगे तलवार से परिचित नहीं थे, इसलिए इन्हें माना जाता है कि शांति प्रिय लोग थे, युद्ध में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। काली बंगन की विशेषता समझ लेते हैं। देखिए काली बंगन का मतलब होता है काली चूड़ियाँ, ठीक। एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। देखिएगा इसका जो शहर था ना, दो में, ऊपरी गढ़ी और निचली गढ़ी में बटा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का ऊपरी गढ़ी और निचली गढ़ी में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये, और निचली गढ़ी में याद रखेंगे ना कि इसको बॉर्डर से नहीं घेरा गया था, लेकिन यहाँ पे हड़प्पाकालीन कालीबंगा ही एक ऐसा शहर है जिसका निचला शहर भी जो कि जहाँ सामान्य लोग रहते थे उसका किला से घेरा हुआ था, किला बंद किया हुआ था। सामाजिक कुरीतियों के बारे में देखेंगे तो यहाँ प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता से प्रचलित थी, है ना, यहाँ वेश्यावृत्ति भी होता था। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसका अन्य मुख्य तथ्य अंतिम संस्कार कैसे होता था यहाँ जब कोई मरता था, तो उसके बारे में भी। तो हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा मिली है, मतलब कि साक्ष्य मिला है,
जिससे पता चलता है कि शव दफनाने का भी काम होता होगा। मोहनजोदड़ो में शव को जलाने की प्रथा भी मिली है, यानी कि शव जलते भी थे। और लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधि यानी कि जोड़े में शव मिले हैं, कपल को दफनाया गया है। इससे वो पता चलता है कि वो पुनर्जन्म में भी भरोसा रखते थे, है ना। क्यों अगला जन्म जब होगा तो शायद वो उसके साथ मिलेगा, ये बात है। सभ्यता का विनाश का कारण माना जाता है तो संभवतः माना जाता है बाढ़ को, है ना, बाढ़ को। लेकिन बहुत सारे कारण हैं, अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग कारण देते हैं, है ना। कोई कहते हैं सरस्वती नदी सूख गई जिसके वजह से लोग पलायन कर गए, कोई महामारी को मानते हैं, कोई भूकंप को मानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी कारण जो है बाढ़ को माना जाता है, ठीक है। अब समझते हैं टेराकोटा क्या है। टेराकोटा तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था, ये बात याद रखेंगे। आग में जो पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे, टेराकोटा कहते थे। तो अब और समझते हैं कि कौन सा नगर जो है किस नदी के किनारे पड़ती है, उसके उत्खननकर्ता कौन है, वर्ष खोजा गया, कहाँ पे है, ये समझेंगे क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, याद रखेंगे रावी नदी के किनारे है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी थे, ठीक है, दयाराम साहनी एवं मधो स्वरूप वत्स थे। इसकी खोज होती है 1921 में। और अब कहाँ पड़ता है, तो याद रखेंगे मोंटेगोमरी जिला में पड़ता है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो याद रखेंगे सिंधु नदी किनारे पड़ता है मोहनजोदड़ो। इसके खोज करता है रखालदास बनर्जी और 1922 में खोजा जाता है। और कहाँ पड़ती है, तो लरकाना ज़िला में पड़ता है ना। पाकिस्तान के सिंध प्रांत जो है उसका एक छोटा सा ज़िला है लरकाना ज़िला, वहाँ पड़ता है। चनहुदो सिंधु नदी किनारे है और इसके खोज करता है गोपाल मजुमदार। 1931 में खोज होती है और ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही पड़ता है। कालीबंगन जो था वो घग्गर नदी के किनारे है और बीबी लाल एवं बीके थापर इसके उत्खनन करता है। 1953 में इसका उत्खनन किया गया था और इसका जो स्थिति है वर्तमान की राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है। किस जिला में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। चलिए अब और समझते हैं थोड़ा सा। सबसे 5वां नंबर पे आता है कोटदीजी। तो ये सिंधु नदी किनारे पड़ता है। इसको उत्खनन करता है फजल अहमद और 1953 में किया गया था। कहाँ है, तो खैबरपुर स्थान में है, यानी कि सिंध प्रांत में पड़ता है, खैबरपुर स्थान पे। 6 जो आता है वो कहता है रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे है और रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है। कब किया गया था, तो 1953 से 54 में। और कहाँ पड़ता है, तो गुजरात का एक इलाका है काठियावाड़ जिला, वहाँ पे है। अब 7वां नंबर रोपड़ है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पड़ता है और जदत शर्मा इसके उत्खनन करता है। 1953 से 56 में हुआ था इसका। और रोपड़ जिला में यानी कि पंजाब में पड़ता है। आज के पंजाब में, पंजाब का एक ज़िला है रोपड़, वहाँ पड़ती है। 8वां स्थल जो है लोथल। तो याद रखेंगे लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता भी कौन है, तो रंगनाथ राव हैं। 1955 एवं 62 में इसका उत्खनन हुआ था और ये अहमदाबाद जिला के गुजरात में मिलता है। गुजरात के किस जिला में, अहमदाबाद जिला में। अब आता है आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो याद रखेंगे हिंडन नदी के किनारे। और इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो जदत शर्मा है। 1958 में इसका उत्खनन किया गया था और ये मेरठ जिला में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अगला आता है सूतकांगे डोर जो कि दास्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, याद रखेंगे दास्क नदी के किनारे। और इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो याद रखेंगे कि ऑरिल स्टाइल एवं जॉर्ज डेल से हैं। और 1927 एवं 1962 में इसका उत्खनन किया गया था। और कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में देखिएंगे कि मकरान में समुद्र तट के किनारे पड़ता है ये, जो कि पाकिस्तान में स्थित है अभी। बनमाली किस नदी किनारे पड़ती थी, तो याद रखेंगे रंगोई। रविंद्र सिंह बिष्ट जो थे इसको उत्खनन करता थे। 1974 में इसका उत्खनन किया गया था और ये हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है, हरियाणा के हिसार जिला में। चलिए तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता जो है इस लेक्चर में समाप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो जितना बात यहाँ पढ़ाया गया है वो उसका टेस्ट सीरीज़ जो है वो डाल दिया गया डिस्क्रिप्शन में,
आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। कमेंट करना कि कितना जो है प्रश्न आपका सही होता है इस वीडियो के देखने के बाद।